हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगेन लेट मी रिपीट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन्स हैं उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हम बहुत से लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं इस सीरीज़ के, अराउंड 45 लेक्चर्स हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 कवर कर चुके हैं। प्रेजेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 14, जिसका टाइटल था सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसके अंदर भी हम ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर देख चुके हैं डिटेल्स में, जिसके अंदर हमने बात की थी कि सेंटर स्टेट्स के बीच में किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्टली हमने देखे थे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी लॉ मेकिंग से रिलेटेड कौन कौन से रिलेशंस होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फिर हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जिसको हम एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी बोलते हैं, कि भाई लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना दिया, सेंटर स्टेट के रिलेशंस हमें लॉ के रेफरेंस में तो हमने देखे, फिर उसके लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस किस तरीके से काम करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फिर ग्रेजुअली हम लास्ट टाइप के रिलेशंस देख रहे थे बिटवीन द सेंटर स्टेट, जो कि थे कौन से, फाइनेंशियल रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, देन फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशंस हमारा गोइंग ऑन है टॉपिक अभी, जिसके अंदर हमने वेरियस रिलेशंस की बात की थी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल शेयरिंग। इसमें हमने बात की थी ऑलरेडी अलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रिवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू, देन ग्रेजुअली ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन फाइनेंस कमीशन, देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और हम आज के लेक्चर से जो शुरुआत करने वाले हैं, इसी के आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ एस्पेक्ट्स है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। कुछ और भी एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक और एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलता है बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर किस तरीके से बोरिंग कर सकता है, कहाँ कहाँ से, इंडिया के विद इन यानी कि डोमेस्टिक बोरोइंग कर सकता है या आउटसाइड भी कर सकता है, स्टेट किस तरीके से कर सकता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कुछ प्रोविजंस बनाता है विथ रिगार्ड टू द बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। ये क्या है, सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो बोरो कर सकती है, इंडिया से भी बोरो कर सकती है, यानी कि विद इन द इंडिया से भी बोरो कर सकती है, और आउटसाइड इंडिया से भी बोरो किया जा सकता है अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कैन बी गिवन द गारंटी, बट रिमेंबर बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट फिक्स करेगी, यानी कि लेजिस्लेचर फिक्स करेंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये होती है गवर्नमेंट, इनको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो ये लोग कितना बोरो करेंगे, ये गवर्नमेंट जो है वो कितना बोरो करेगी वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की परमिशन रिक्वायर होती है। और बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने नहीं बनाया जो क्या है, इस कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग पावर के ऊपर लिमिट डालता हो। तो ऐसा कोई भी लॉ अभी तक पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने हिसाब से अभी बोरोइंग कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा बात करें स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है विद इन द इंडिया। विद इन द इंडिया याद रखना, नॉट फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि आउटसाइड इंडिया इनिशियली बोरो नहीं कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंटर अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। सेंटर की बात कर रहे थे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, तो उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही बोरो करना है। एंड कैन बी गिवन गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अगेन अगर स्टेट को भी बोरो करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ही लिमिट डिसाइड करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कितना बोरो करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लोन्स टू द एनी स्टेट और गिव अ गारंटीज इन द रिस्पेक्ट टू द लोन रेज बाय द एनी स्टेट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दे सकती है, और जो लोन्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने ली है उसके लिए भी गारंटी प्रोवाइड कर सकती है। कोई भी ऐसा सम जो है रिक्वायर करता है इस पर्पस के लिए, जैसे कि लोन वगैरह हो गई, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से चार्ज किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यानी कि सेंटर अगर स्टेट को कोई भी ऐसी लोन देता है तो वो लोन कहाँ से दी जाएगी, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 देखेंगे हम आगे, क्या है ये फंड, किस तरीके से वर्क करता है, किसके अंडर आता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल ज़रूरत, सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे चैप्टर्स में टॉपिक्स होंगे ऑलरेडी।
और स्टेट जो है ना, रिमेंबर, कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ there is still outstanding any part of the loan made to the state by the center in respect to which the guarantee has been given by the center। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अगर उसको क्या करनी है, लोन लेनी है, तो सेंटर की परमिशन लेनी होगी। कब? जब पहले से स्टेट ने ऑलरेडी कुछ लोन ले रखा और उसका कुछ सम जो है वो देना बाकी हो सेंटर को स्टेट के द्वारा, तब क्या है, स्टेट अगर कोई और फर्दर लोन लेगा पहले का चुकाए बिना, तो उसको सेंटर की परमिशन लेनी होती है। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमने बोरोइंग से रिलेटेड सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन, जो कहीं ना कहीं ब्रॉडर एस्पेक्ट है फाइनेंशियल रिलेशंस का ही। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़, किस किस से रिलेटेड, सेंटर जो है उनको टैक्स इम्यूनिटी किस से रिलेटेड दी गई है, स्टेट जो है उनको टैक्स इम्यूनिटी किस से रिलेटेड दी गई है। तो देखिए, लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी कुछ प्रोविजंस, रूल्स देखने को मिलते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द म्यूचुअल टैक्सेशंस बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल पे। फॉर एग्जांपल हम बात करें एग्जेम्पशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशंस। कुछ सेंटर की प्रॉपर्टी होती है जो वेरियस स्टेट के अंदर क्या होती है, वेरियस स्टेट के अंदर सेंटर की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेंटर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्टेट जो है ना वो टैक्स नहीं लगा सकता है। जैसे कि विद इन द स्टेट कुछ हमें स्टेट की प्रॉपर्टी, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हो गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, है ना, जैसे कि पंचायत हो गई, कुछ हो सकती है जो सेंटर की प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है जैसे कि मिलिट्री एरिया, जिसको कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन रिमेंबर, पार्लियामेंट इज़ एम्पावर टू रिमूव दिस बैन, यानी कि ये जो बैन है कि भाई स्टेट जो है वो सेंटर की प्रॉपर्टी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है, उस पर बैन नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। तो ये जो बैन है ना, टैक्स नहीं लगाने की पावर है स्टेट की, इसको रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट ये डिसीजन ले सकती है लॉ पास करके। क्लियर है? और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है तो वो हमें सभी को पता है, कोई भी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, शेयर्स हो गया, डेब्ट हो गया, एवरीथिंग दैट हैज़ द मनी वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है। और उसकी कोई ना कोई मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट भी देखने को मिलती है। बट होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो है ना इम्यूनिटी इनको नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब स्टेट जो है इनके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, भले ये सेंटर की और प्रेजेंट है विद इन द स्टेट, इसके ऊपर जो है क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, क्योंकि इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह कंसिडर किया जाता है। इसीलिए इनके ऊपर, ये भले सेंटर की प्रॉपर्टी है, भले विद इन स्टेट है, पर इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। बाकी की जो प्रॉपर्टी है सेंटर की स्टेट के अंदर, उस पर जो है स्टेट जो है पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगा सकता है। सेकंड क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हो, सेकंड क्राइटेरिया बात करता है एग्जेम्पशंस ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी और द इनकम फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। अब स्टेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है जिसके ऊपर सेंटर जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं से डिराइव की होनी चाहिए, जो कि एक कॉमर्शियल फंक्शंस करती होनी चाहिए। डन। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा द पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर द एनी पर्टिकुलर ट्रेड और द बिजनेस आर द incidental to the ordinary functions of the government and it would not be in and then it would then not be taxable। तो अगेन पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है, वो लॉ बना के नॉन टैक्सेबल आइटम को भी टैक्सेबल में डाल सकती है। एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी सिचुएटेड विद इन द स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशंस। यानी कि अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, पंचायत हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स लगा सकती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी और द इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द कंपनीज ओन बाय द स्टेट कैन बी टैक्स बाय द सेंटर। सेम वे में क्या है, स्टेट की अपनी कोई PSUs हैं, अपनी कंपनी है स्टेट की, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, सेंटर जो है वो टैक्स इम्पोज कर सकता है, लाइक लोकल बॉडीज़। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन भी देखने को मिलती है, एडवाइजरी देखने को मिलती है इसके रिगार्डिंग कि भाई सेंटर जो है ना कैन इम्पोज द कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय द स्टेट और एन एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर बाय द स्टेट। यानी कि एक्साइज ड्यूटी और साथ ही साथ के अंदर कस्टम ड्यूटी, ये दोनों जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, सेंटर जो है वो इम्पोज कर सकता है। क्लियर? कस्टम ड्यूटी जनरली है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे हुए गुड्स के ऊपर लगाई जाती है, जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं या बाहर गुड्स जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जनरली कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और एक्साइज ड्यूटी जनरली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगाई जाती है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो सेंटर टैक्सेस लगा सकता है। तो ये कुछ देखने को मिलती है इम्यूनिटी रिगार्डिंग द सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स को लेके किस तरीके से इम्यूनिटी देखने को मिलती है। सेंटर जो है, सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी पे स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता है, कुछ पे लगा सकता है। वैसे ही स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा सकता है, कुछ पे नहीं लगा सकता। अब इमरजेंसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या सिनारियो होते हैं उसकी बात करते हैं कि जब इमरजेंसी होती है तो फाइनेंशियल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज की जाती है कंट्री में अंडर आर्टिकल 352। ये भी हम देखेंगे इमरजेंसी वाले चैप्टर में। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है। जब भी ये नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस में होगी, कंटिन्यू होगी, तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जब भी ये लागू होगी, क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट कैन एदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफ़र ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। ये चीज़ें भी हो सकती है। सेंटर टू स्टेट जो भी फाइनेंस जा रहा है उसको भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेशंस। ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है जब तक वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म नहीं हो जाता जिसके अंदर इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशंस करने से पूरी, यानी इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, वो ईयर्स तक ये चीज़ें रहती हैं कि सेंटर जो है वो क्या कर सकता है, स्टेट को जो भी फाइनेंशियल शेयरिंग जो है उसको कैंसिल कर सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो क्या किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशंस में सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर जितने भी टैक्स, जिस स्टेट के ऊपर स्टेट जो है उसको जितने भी शेयर दे रहा है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस दे रहा है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आर्टिकल 360 के अंदर लगती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, अगेन सेंटर कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट किन किन मैटर में, जैसे कि टू ऑब्जर्व द स्पेसिफाई कैनॉन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, उसको ऑब्जर्व करो प्रॉपर वे में। दूसरा, टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लास ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। सैलरीज कम की जा सकती है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, अधिकारियों की, ऑफिसर्स की। साथ ही साथ क्या किया जा सकता है, रिजर्व ऑल द मनी बिल्स एंड द अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट को रिजर्व करने होंगे सेंटर यानी कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए हर एक मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को। ये क्या होते हैं मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, ये भी हम देखेंगे आने वाले जैसे ही हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वैसे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी वेदर इट इज़ द नेशनल और द फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल पावर कहीं ना कहीं सेंटर के हाथ में आ जाती है, स्टेट से छीन ली जाती है, स्टेट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये भी एक टाइप का क्या है, यूनिटरी फीचर्स ही देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें थी, हमने अभी तक देखा कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो किस किस डोमेन में देखने को मिलते हैं। हमने देखा लेजिस्लेटिव डोमेन यानी कि लॉ मेकिंग के डोमेन में किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस देखने को मिलते हैं। हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव वे में यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ जो यहाँ से बनाया गया लेजिस्लेचर ने, उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो स्टेट सेंटर के बीच में किस तरीके से रिलेशन देखने को मिलते हैं। फिर फाइनली हमने देखा कि फाइनेंशियल रिलेशन जो है स्टेट और सेंटर के बीच में वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये तीन ब्रॉडर कैटेगरी है सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस की। अब हम देखेंगे प्रेजेंटली क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, या पिछले कुछ डिकेड्स में 2 3 4 डिकेड्स के अंदर सेंटर स्टेट के बीच में ये जो रिलेशंस हैं उनमें क्या ट्रेंड देखने को मिला है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, उसकी बात करेंगे। और ये बात किस तरीके से होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन क्रिएट होती है। तो देखिए सॉरी, होता क्या है 1967 तक सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चलती है। क्यों प्रॉपर वे में चलती है, क्योंकि 1967 तक बोथ सेंटर और स्टेट के अंदर सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में भी होती है और हर एक स्टेट में लगभग इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही गवर्नमेंट होती है। बट प्रॉब्लम जो है ना शुरुआत होती है 1967 के इलेक्शंस के बाद से। 1967 के इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस पार्टी क्या होती है, लगभग 9 जैसे स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है जिस तरीके से अगर सेंटर के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, अगर स्टेट में भी सेम पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो क्या होता है, सेंटर स्टेट के बीच में जो फेडरल रिलेशन है बहुत ही स्मूथली चलते हैं।
फॉर एग्जांपल हम देखें सेंटर के अंदर बीजेपी अभी रूल कर रही है और प्रेजेंटली गुजरात में भी क्या है, बीजेपी का ही रूल देखने को मिल रहा है, तो पावर स्मूथली चल रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेंटर में बीजेपी है और वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें आए दिन, न्यूज़पेपर में भी देखने को चीज़ें मिलती। वैसे ही क्या होता है 1967 तक दोनों सेंटर और हर एक स्टेट के अंदर आईएनसी होती है, बट 1967 के बाद 9 स्टेट्स के अंदर क्या आ जाती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है पावर में, और वहीं से क्या होते हैं कहीं ना कहीं गवर्नेंस के इशू चालू हो जाते हैं। ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं अपोज करती है इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन एंड द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ से कहीं ना कहीं क्या है टेंशन चालू हो जाती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो 1967 से ये चीज़ें चालू होती है। अब टेंशन किन किन एरिया में देखने को मिलती है, टेंशन किन किन एरिया में देखने को मिलती है, तो उस टेंशन्स की बात करें हम किन किन एरिया में, तो ये कुछ एरिया जैसे देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इन द डिसिजन ऑफ द गवर्नर, गवर्नमेंट बहुत बड़ा टेंशन का रीज़न देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है ना हर एक स्टेट में देखने को मिलता है, और वो जो है ना प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, और इनडायरेक्टली हम बोले तो गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यही लोग अपॉइंट करते हैं, ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो ये जो गवर्नर जो है कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, सेंटर जो है उनका एजेंट की तरह काम करता है, सेंटर के फेवर में काम करता है। और जो स्टेट के अंदर रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको लोगों ने चुना है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है थ्रू द मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उन चीज़ों की कहीं ना कहीं अपोजिशन हमें देखने को मिलता है स्टेट के अंदर बाय द मीन्स ऑफ गवर्नर, जो कि सेंटर का इंटरवेंशन देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ें, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन इन द पेटिशन रोल ऑफ द गवर्नर, अगेन गवर्नर की प्रॉब्लम देखने को ही मिलती है। इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल, हमें पता है 356, कई बार प्रेसिडेंट रूल दिया जाता है अननेसेसरी, मोर देन 100 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगाया गया हमारी कंट्री में सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो 6 to 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज हमें देखने को मिलती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर है ना क्या किया जाता है, इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं स्टेट की सिक्योरिटी जो है, एक स्टेट की सोवरेनिटी को, कहीं ना कहीं स्टेट को ऐसा लगता है कि हमारी सोवरेनिटी को छीना जा रहा है, ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो रही। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ अ स्टेट बिल जो है ना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, क्लियर है। इसके अलावा कुछ देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल अलोकेशन ऑफ द स्टेट, फाइनेंशियल अलोकेशन में डिस्क्रिमिनेशन कैसा, भाई सेंटर करता क्या है जनरली, जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में रूल कर रही है और स्टेट में भी रूल कर रही है, वो स्टेट को अच्छी खासी फंडिंग दे देता है, बाकी जो नॉन गवर्नमेंट है, नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनको फंडिंग कम देखने को मिलती है। तो ये भी एक इशू देखने को मिलता है, एक टेंशन देखने को मिलता है, टेंशन का रीज़न देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन द अप्रूविंग द स्टेट प्रोजेक्ट, 2015 तक क्या करता था, प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट के प्रोजेक्ट को अप्रूव करता था, तो यहाँ पे भी टेंशन थी। मैनेजमेंट ऑफ द ऑल इंडियन सर्विसेज, जैसे कि IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनका मैनेजमेंट हमको अल्टीमेटली कंट्रोल किसके अंडर देखने को मिलता है, सेंटर के अंडर। पर ये लोग वर्क कहाँ पे करते हैं, तो भाई स्टेट के अंदर वर्क करते हैं, तो वो मैनेजरियल रोल में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इसके अलावा वो यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द पॉलिटिकल पर्पस, अगेन अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, कई बार सेंटर क्या करता है, इंक्वायरी कमीशन एस्टेब्लाइज कर देता है अगेंस्ट द स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। अननेसेसरी भी चीज़ें कई बार हो जाती है पॉलिटिकल मोटिव से, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ द फाइनेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, अगेन वही चीज़ें, सेंटर क्या करता है जनरली, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है तो उनको फाइनेंस अच्छा मिलेगा, नॉन सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है तो उनको फाइनेंस कम मिलेगा, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरा शेयरिंग ऑफ द फाइनेंसेस, एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, कई बार हमने देखा किस तरीके से 3 से 4 सिनारियो होते हैं जहाँ पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उनको भी सेंट्रल लॉ बनाया सकता है, तो वहाँ चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कुछ, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द स्टेट, स्कीम क्या होता है, देखिए स्कीम जो है ना 2 टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसको लेके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसका सारा फंडिंग कहीं ना कहीं सेंटर से आता है पर इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट के द्वारा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है,
फंडिंग जो है ना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट दोनों के बीच में शेयर होती है। इनके कुछ प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे कि हम बात करें जनरली 60-40 का रेशियो होता है। 60% जो है ना स्कीम का खर्चा है वो सेंटर देगा, 40% कौन देगा, स्टेट देंगे। इसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन है उनके लिए 90-10 का रेशियो भी होता है, और 100% किन के लिए होता है, यूटीज़ के लिए होता है। तो ये दोनों टाइप की स्कीम देखने को मिलती है। रिमेंबर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड में दोनों पैसा देंगे पर इंप्लीमेंट तो स्टेट ही करेगा। यहाँ भी इंप्लीमेंट तो स्टेट ही करेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, बट पैसा सारा कौन देगा, सेंटर देगा। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मोडस ऑपरेंडी ऑफ द सेंट्रल एजेंसी, अगेन बहुत चीज़ें न्यूज़ में चली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सीबीआई, ईडी, ये सब सेंट्रल एजेंसी, इनका मिसयूज़ करना, स्टेट की पावर कर्टेल करने के लिए, स्टेट के पॉलिटिशियंस के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाने के लिए, एलिगेशंस लगाने के लिए सेंटर इनका मिसयूज़ करता है। ये भी कुछ कहीं ना मिसयूज़ करता है, ये एलिगेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टेंशन्स के रीज़न देखने को मिलते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब ये टेंशन को कम करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत से कमीशंस बनाए गए, बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं, ये सारी चीज़ें लाई गई टाइम टू टाइम, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में ये सारे जो टेंशन्स हमने देखे 13 to 14 टेंशन, इसको कम किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया, टाइम टू टाइम वेरियस काम किए गए। तो उन काम के अंदर सबसे पहली जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, फर्स्टली वो चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है, तो फर्स्ट देखने को मिलता है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये जो है 1966 के अंदर अपॉइंट किया गया था। इसके चेयरमैन थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई, और उनके बाद जो है ना के हनुमंथा जो है इनको चेयरमैन बनाया गया था। तो 1966 के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, एग्जामिन करने के लिए कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जा सके। ये क्या करता है, जो कमीशंस हैं वो क्या करता है, 3 साल बाद यानी 1969 के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ऐसी लगभग 22 रिकमेंडेशन देता है, जो क्या है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि क्या हो, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो फुलफ़िल हो सके, प्रॉपर टेंशन जो है उसको कम किया जा सके। कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो रिमेंबर, इनकी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होती है, फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या देखने को मिलती है, फर्स्ट जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए, जो क्या करेगी, विद इन द स्टेट एंड सेंटर स्टेट दोनों के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करेगी। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन हैविंग द लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक लाइफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉन पार्टीशन एटीट्यूड एज अ गवर्नर। तो गवर्नर जो है ना हर एक स्टेट में जो सेंटर अपॉइंट करता है वो ऐसा होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए, पब्लिक लाइफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे इंसान को गवर्नर बनाओ। डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट को मैक्सिमम पावर का डेलीगेशंस दिया जाए, मैक्सिमम पावर दी जाए स्टेट्स को। साथ ही साथ ट्रांसफरिंग ऑफ द मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट को मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाए, रिड्यूस किया जाए उनकी डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर में उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांसफरिंग डेप्लॉयमेंट की बात करें ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्सेज इन द स्टेट एदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और द अदरवाइज, हो गया उनकी रिक्वेस्ट। सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज है, उनको स्टेट के अंदर डिप्लॉय करना है तो स्टेट की परमिशन लो, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन लगे तो बिना परमिशन के भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये कुछ 5 से 6 रिकमेंडेशंस दी गई है हमें। ओवरऑल तो 22 रिकमेंडेशन थी, जिसमें से 5 to 6 रिकमेंडेशंस यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। इनमें से रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी रिकमेंडेशंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एब्रप्टली बोल सकते हैं हम कोई एक्शन इस पर नहीं लिया, यानी इसको इनडायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली क्या हुआ, सॉल्यूशन तो आया नहीं जो टेंशन देखने को मिलती थी। इसीलिए एक और कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये होती है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट करती है इसको, रिमेंबर एक और कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है 1969 के द्वारा। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो इस कमेटी को इम्प्लीमेंट या फिर एस्टेब्लाइज नहीं करती है 1969 के द्वारा। इसको कौन करती है, तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ये राजमन्नार कमेटी जो है उसको एस्टेब्लाइज करती है। 3 मेंबर की कमेटी हमें देखने को मिलती है ये, जिसको चेयर करते हैं डॉक्टर PV राजमन्नार, ये इसको चेयर करते हैं, इसीलिए इसको राजमन्नार कमेटी भी बोला गया था। इसीलिए
एस्टेब्लाइज की जाती है कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं स्टेट को किस तरीके से मोर एंड मोर ऑटोनोमस बनाया जाए। तो कमेटी क्या करती है 2 साल बाद यानी कि 1971 के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या करती है, सबमिट करती है। कमेटी ने कुछ रीज़न ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशंस की ओर फोकस कर रहे हैं, सेंटर को मोर पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ रीज़न इन्होंने स्पेसिफाई किए थे ये कमेटी ने, क्योंकि तमिलनाडु की कमेटी थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, सेंटर ने तो नहीं की थी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेंटर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी कि स्टेट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा सेंटर के टुवर्ड्स। तो उन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई की, भाई क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, कि कुछ ऐसे प्रोविज़न हमें देखने को मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो क्या है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोविज़न कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, वन पार्टी रूल देखने को मिल रहा है हमको सेंटर और स्टेट में, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, हाँ ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, राजमन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ इनएडिक्वेसी ऑफ द स्टेट फिजिकल रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है, जिसकी कंसिक्वेंसली क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए सेंटर के ऊपर स्टेट को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग हो गया एंड द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है, ये भी चीज़ें देखने को मिली। तो ये कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी राजमन्नार कमेटी ने, और इसी को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ये रिकमेंडेशन जो है ना आप फॉलो करो, ताकि क्या हो, कहीं ना कहीं स्टेट के पास मोर ऑटोनॉमी देखने को मिले, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ये रिकमेंडेशंस क्या थी, तो अगेन इन्होंने भी वही चीज़ें फर्स्टली बात की थी कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल जो है ना वो सेटअप की जानी चाहिए इमीडिएटली, जो क्या करें, इंटर स्टेट के बारे में बात करें, सेंटर स्टेट्स के बारे में बात करें, विद इन द स्टेट के बारे में बात करें, एक से इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशंस का काम करें। ऐसी इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लाइज की जानी चाहिए इमीडिएटली। फाइनेंशियल कमीशन हो गया, शुड बी मेड परमानेंट बॉडी, यानी कि हर 5 साल में, हमें पता है जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लाइज करते हैं। तो हर 5 साल में होता है ना, बट इसको हमेशा क्या करो, इसको एक परमानेंट बॉडी बनाओ, ये रिकमेंड किया गया था। इसके अलावा प्लानिंग कमीशंस की बात की थी, उसको डिसबैंड करना चाहिए, और प्लेसेस शुड बी टेकन बाय द कोई स्टेचुटरी बॉडी बनाओ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, तो उसको रिप्लेस करो और एक क्या करो, एक प्रॉपर स्टेचुटरी बॉडी बनाओ प्लानिंग कमीशन को साइड करके। साथ ही साथ आर्टिकल 356 देखने को मिलता है, 357, 365 जो है डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल जो करता है, उसको टोटली क्या करो, साइड लाइन करो, क्योंकि सेंटर के अननेसेसरी प्रेसिडेंट रूल लगा के क्या कर रहा है, स्टेट की पावर को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए क्या किया जाए, कहीं ना कहीं आर्टिकल 356 और 365 जो है उसको एबॉलिश किया जाए। साथ ही साथ कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए जाएं जो स्टेट मिनिस्ट्री जो है ना होल्ड द ऑफिस हो गया ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर हो गया, शुड बी ओमिटेड, मतलब गवर्नर जो है ना उसको सेंटर के प्लेजर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। सर्टेन सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट के हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए और कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के जिनको कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे स्टेट के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिले, पावर देखने को मिले, और जो रेजिड्यू पावर है वो कहीं ना कहीं क्या है, किसको दी जानी चाहिए, स्टेट को दी जानी चाहिए रेजिड्यू पावर। ये भी उसकी रिकमेंडेशन थी। और जो ऑल इंडियन सर्विसेज है जैसे कि IAS IPS एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इनको भी क्या करो, एबॉलिश करो। इतना ड्रास्टिक रिफॉर्म की बात की थी राजमन्नार कमेटी ने, यानी कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ें भी ना हो, तो ये रिकमेंडेशन दी थी राजमन्नार कमेटी ने। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इन रिकमेंडेशन को एब्रप्टली कंप्लीटली इग्नोर करती है इन रिकमेंडेशंस को, और ये चीज़ें भी क्या है, कहीं ना कहीं फॉलो नहीं की जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को इग्नोर किया गया, राजमन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सेंटर ने अपॉइंट की थी और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, रिमेंबर। अब ये रिजेक्ट हो जाने के बाद ऑब्वियसली टेंशन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, तो उन टेंशन को किसी ना किसी वे में क्या करना पड़ेगा, साइडलाइन करना पड़ेगा। तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ये है 1973 के अंदर अपॉइंट किया, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है अकाली दल के द्वारा। अकाली दल क्या है भाई, पंजाब जो है वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, अकाली दल पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंटली देखने को मिलती है। 1973 में एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जो कि बहुत पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस डिमांड की बात करता है। आनंदपुर जो है, आनंदपुर एक जगह है, लोकेशन है, वहाँ पे मीटिंग हेल्ड की जाती है और एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है आनंदपुर पंजाब के अंदर, जिसको बोला जाता है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशंस। इसके अंदर डिमांड क्या होती है कि भाई सेंट्रल का जो जुरिडिक्शंस देखने को मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हो डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, कम्युनिकेशंस पे, करेंसी पे
और एंटायर रेजिड्यू पावर, ये 3 से 4 सब्जेक्ट ही सेंटर के अंडर होने चाहिए। इसके अलावा एंटायर जो रेजिड्यू पावर हैं वो कहाँ जानी चाहिए, स्टेट के पास आ जानी चाहिए। इस तरीके का रिजोल्यूशन पास किया जाता है। खाली डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, करेंसी यही रहे सिर्फ सेंटर के पास, बाकी सारी पावर जो है रेजिड्यू पावर कहीं ना कहीं कहाँ पे आ जाए, स्टेट के पास देखने को मिलनी चाहिए। इस तरीके का रिजोल्यूशन होता है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल इन द रियल सेंस, यानी कि स्टेट के पास मोर पावर होनी चाहिए, फेडरल इन द रियल सेंस बनना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं क्या है, क्वाज़ाई फेडरल देखने को मिलता है। सेंटर स्टेट दोनों ऑटोनोमस है, पर सेंट्रलाइज टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड शुड एंश्योर द इक्वल अथॉरिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल स्टेट एंड द सेंटर। तो ये कुछ आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया था 1973 के अंदर अकाली दल के द्वारा, जो एक पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है, जो अगेन बात करती है स्टेट को मोर ऑटोनॉमी देने की, स्टेट को मोर पावर देने की। तो ये चीज़ें भी ऑब्वियसली सेंटर को पसंद नहीं आएगी और सेंटर क्या करेगा, इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो अगेन टेंशन कंटिन्यू रहती है। तो अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम पास करती है 1977 के अंदर। ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो क्या मेमोरेंडम पास करती है, तो ये मेमोरेंडम पास किया जाता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं क्या बात करेगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करेगा। इसको मोर जो है ना स्टेट के टुवार्ड्स पावर ट्रांसफ़र करने की बात करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ही पास कर रही है। ये मेमोरेंडम जो है ना क्या होता है, इसके अंदर कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं, पहला, द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस बाय द वर्ड फेडरल। कि भाई हम जानते हैं आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये चीज़ें हैं। तो यूनियन की जगह क्या होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रोविज़न देखने को मिलता है कुछ किसका, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम का। इसके अलावा बात करते हैं द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द सेंट्रल शुड बी कन्फाइंड टू द, अगेन सेंट्रल की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, कोऑर्डिनेशन, ये 4-5 डोमेन में ही रहनी चाहिए, बाकी सब स्टेट के पास जाना चाहिए। ऑल द अदर सब्जेक्ट हो गया इंक्लूडिंग द रेजिड्यू पावर, अगेन किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए रेजिड्यू पावर, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशंस के अंदर ये चीज़ें थी। इसके अलावा आर्टिकल 356 है जो कि क्या है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। 357 भी उससे रिलेटेड, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, उसको भी क्या करो, रिपील करो। यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी रिपील करो और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी क्या करो, रिपील करो। ये इनकी डिमांड थी। इसके अलावा स्टेट कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ अ न्यू स्टेट और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। हमें पता है पार्लियामेंट अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, एरिया छोटा बड़ा कर सकती है। बट अगर ये पार्लियामेंट को करना हो तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है ना उसकी क्या करनी पड़े, कंसिडरेशन करनी पड़े, उनकी सलाह लेनी पड़े और वो कंपलसरी हो। ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के अंदर प्रोविज़न रखे जाते हैं। इसके अलावा टोटल रिवेन्यू रेज बाय द सेंटर हो गया फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज 75% शुड भी स्टेट को देना चाहिए। हमें पता है फाइनेंस कमीशन क्या करता है, यही करता है, जो टोटल रिवेन्यू जनरेट किया जाता है सेंटर के द्वारा उसको क्या करता है, सेंटर और वेरियस स्टेट के बीच में डिवाइड करता है। तो इनका कहना था ये जो स्टेट को मिलना चाहिए रिवेन्यू 75% मिलना चाहिए। ये भी एक इनका क्या था, कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम का एक प्रोविज़न देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा शुड हैव द इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ द लोकसभा, ये भी कहीं ना कहीं इसके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। और देयर शुड बी ओनली सेंटर इन द स्टेट सर्विस एंड द ऑल इंडियन सर्विस शुड बी अबोलिश। अगेन ये भी बात करता है कि ऑल इंडियन सर्विसेज को अबोलिश करो, सेंटर और स्टेट ये 2 सर्विसेज इंडिया में होनी चाहिए। अगेन क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी भी रिकमेंडेशंस को क्या कर देती है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अभी तक हमने देखा ये जो कुछ रिकमेंडेशन दी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राजमन्नार कमेटी, तमिलनाडु की आनंदपुर साहिब, पंजाब का अकाली दल के द्वारा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये सारी रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं एब्रप्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट ही नहीं करती है, कोई रिएक्ट ही नहीं करती है इनके ऊपर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है 2 रिकमेंडेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन जो कि 1983 के अंदर हमें देखने को मिलती। ये रिकमेंडेशंस क्या है, फिर ग्रेजुअली हम देखेंगे पुंची कमीशंस की रिकमेंडेशन जो 2007 के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, ये रिकमेंडेशंस क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, ये जो सेंटर स्टेट का रिलेशंस हैं चैप्टर 14 है, ये कहीं ना कहीं हम पूरा करेंगे।
क्लियर है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। फाइनेंशियल आज हमने क्या डिस्कस किया, तो फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर जो 2-3 टॉपिक्स बाकी थे वो हमने बात की। उसके बाद ग्रेजुअली हमारे ट्रेंड्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशन में प्रेजेंटली क्या क्या ट्रेंड देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर अलग अलग जो कमिटीज़ बनाई गई, कमीशंस बनाए गए, उनकी चीज़ें देखी हमने। अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए अलग अलग, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर राजमन्ना, तमिलनाडु के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। इनने क्या क्या रिकमेंडेशन थी और किस तरीके से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट किया, ये बात की। 2 टॉपिक हमारे लास्ट रहते सरकारी अंदर पुंची कमीशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं इन डेप्थ। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी पूरी एंटायर पॉलिटी की सीरीज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको आई बटन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, एंटायर सीरीज़ की आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।